बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए, जहां पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। तो कार्य समिति की बैठक में राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फिर से बिहार में एनडीए सरकार आने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने आज तक जो वादे जनता से किए उसे पूरा भी किया है। आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हो कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए अक्षरशः हर वादे को पूरा किया है। राजनाथ सिंह ने जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें जोश से भरा, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें विश्व की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी पे कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला। ये हम सबका सौभाग्य है। लोकतंत्र में यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी है। वहीं राजनाथ सिंह ने इस दौरान एससीओ समिट का भी जिक्र किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि बिहार आने से पहले उन्हें शंघाई रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने का अवसर मिला। राजनाथ सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान जो बैकग्राउंड लगाया गया उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन के बीच का जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उनका कहीं ना कहीं बिहार की धरती से भी गहरा जुड़ाव है। बिहार की धरती पर आने के कुछ दिन पहले मुझे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां जो कुछ भी हुआ उसको मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी निश्चित रूप से होगी। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठक के दौरान वहां जो मेरे साथियों बैकड्रॉप लगाया गया था उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कराया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच का जो सांस्कृतिक सेतु है वह यदि इस देश की कोई धरती है तो वह बिहार की धरती है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सियासी जंग तेज हो गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा, बिहार का खोया गौरव सिर्फ एनडीए ही लौटा सकता है। विपक्ष ने सिर्फ बिहार का नुकसान किया है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ है। तो कल से अमरनाथ यात्रा का औपचारिक आगाज होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना किया। यात्रियों का यह जत्था 3 जुलाई को पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेगा। जम्मू के भगवती नगर स्थित श्री अमरनाथ यात्री निवास बेस कैंप से यात्रियों का ये जत्था श्रीनगर के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। हर हर महादेव के जयकारे के साथ श्रद्धालु पूरी तरह से उत्साहित नजर आए और इस जत्थे में शामिल भक्तों ने दावा किया कि इस बार की यात्रा आतंक को करारा जवाब है। शिव भक्तों ने जोश में भरते हुए इस बात को भी कहा कि हर बार की तरह इस बार भी आतंक पर आस्था भारी पड़ेगी। एक्साइटमेंट बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत थी। बहुत कुछ सुना था कि इतना सारा अरेंजमेंट होता है, ऐसा होता है। यात्रा में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, इसीलिए आए थे और पूरे ग्रुप के साथ आए थे, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सब। नहीं, उसके बाद में डर नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट पे इतना तो भरोसा है कि इतना बड़ा ये सब होने के बाद में सिक्योरिटी तो वहाँ पे इंक्रीज़ हुई होगी। तो वी हैव फेथ कि ऐसा कुछ नहीं होगा अब दोबारा। तो इसलिए ऐसा कोई वो वाला डर नहीं है कि पहलगाम में ऐसा हो गया तो नहीं जाना चाहिए। और हमने पहलगाम के लिए ही रजिस्ट्रेशन करवाना था, पहलगाम से ही। और ये सारी जो भीड़ आप देख रहे हैं सारी ज़्यादातर पहलगाम की भीड़ है। 60-65 आदमी आए जी, बढ़िया खुशी से। उसके यहाँ बढ़िया व्यवस्था भी अच्छी है, ठेठ तक हर जगह मोदी जी ने बढ़िया कर रखा, कोई परेशानी नहीं। अभी टिकट हमारा पर वो भी हो गया है, टोकन मिल गया हमको, वो पूरी खुशी है जी सर। बढ़िया और व्यवस्था भी अच्छी है हर जगह, बहुत बढ़िया। और मिलिट्री वगैरह सब लगा रखी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। शाम को आना भी हमारा टोकन भी हो गया है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि पहलगाम की वजह से लोगों को ये डर है, कोई माहौल ऐसा कुछ नहीं है। सब भगवान तो हर जगह है, दुआ क्या मांगना, उनकी कृपा होगी तो मिलेगा। अभी टोकन मिल जाएगा, नहीं कृपा होगी तो जब मिलेगा तो बिना उनकी कृपा से कुछ नहीं होगा भाई।
वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पहले जत्थे में मौजूद ये श्रद्धालु बालटाल और फिर पहलगाम के रास्ते से पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचेंगे, जहां पर वो बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होने वाली है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में पूजा अर्चना की, बाबा बर्फानी से सभी के शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। कहा कि अमरनाथ यात्रा आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इस साल 3,31,000 से ज्यादा श्रद्धालु जिनकी यात्रा के लिए पंजीकरण कराया गया और पिछले 2 दिन में 4,000 टोकन भी बांटे गए। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है देश भर के कोने कोने से जो लोग आए हैं, लग रहा है कि जम्मू शहर में फिर से एक नया मेला लग गया है और तमाम आतंकवादी घटनाओं को धत्ता बताते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले से भी बेहतर ये यात्रा होगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद की जाएंगी तो निर्देशों का पालन न करने वालों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने अब यात्रा के रास्ते पर आने वाली खाने की दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र लगाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में 4 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर आते हैं, इसलिए कांवड़ यात्रा को लेकर के सख्त आदेश दिए गए। वहीं सीएम धामी ने इस बात को भी जाहिर किया है कि जल्द वो कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक भी करने जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट ना हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सख्त है। कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार की तरफ से सीनियर ऑफिसर्स को निर्देश भी दिए गए। वहीं सुरक्षा को लेकर भी प्रदेश में कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इधर हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है और हर साल की तरह ही इस साल भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ियों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर एडीजी जोन ने डीआईजी कलानिधि के साथ गंगा नगरी का भी दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया और हाईवे पर रूट डायवर्जन का कड़ाई से पालन हो, इसे लेकर भी निर्देश जारी किए। वहीं श्रावण मास 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। बज्रघाट की कांवड़ यात्रा 12 जुलाई से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि शिवरात्रि का जलाभिषेक 23 जुलाई को होना है। ऐसे में गंगा पार के जो रामपुर, संभल, चंदौसी, मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली के श्रद्धालु सावन के हर सोमवार को बज्रघाट से गंगा जल लेकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस बार कांवड़ियों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में लगातार वरिष्ठ अधिकारी कांवड़ यात्रा को लेकर के सतर्क हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर एडीजी और डीआईजी ने घाट, गंगा जलस्तर, मुख्य मार्गों और पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस के कर्मचारी सिविल ड्रेस में भी रहेंगे, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने एक बदमाश को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी और उसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी ललित 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा और कई मामलों में वो कोर्ट की तरफ से फरार भी घोषित किया गया। वहीं बदमाश ललित एक आपराधिक मामले में 14 साल की सजा पा चुका है, जो साकेत थाने में दर्ज था। आरोपी के पास से पुलिस ने एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाश ललित के मूवमेंट के बारे में उन्हें मुखबिर से सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने उस पर शिकंजा कसने के लिए उसकी घेराबंदी की। इस दौरान जब ललित ने खुद को पुलिस से घिरा हुआ पाया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी को गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने भी 29 जून को 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया था। इन दोनों बदमाशों पर पार्क में 2 अमेरिकी नागरिकों से लूटपाट और चाकू से हमला करने का आरोप था। अब एक और कामयाबी ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली पुलिस एक्टिव है, बदमाशों के खिलाफ बड़े अभियान चला रही है। नोएडा के फेज 1 थाना पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस ने फेज 1 में एक मकान पर छापा मारकर नकली मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 60 फर्जी मार्कशीट मौके से बरामद की। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी। सेक्टर 15 के एक किराए के घर में फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे हैं और पुलिस ने छापेमारी के दौरान फर्जी मार्कशीट के अलावा 2 लग्जरी कार, एक स्कूटी, प्रिंटर मशीन, मोबाइल, लैपटॉप और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये जो पूरा गैंग है वो कई राज्यों में बोर्ड और विश्वविद्यालय की फर्जी मार्कशीट और डिग्री तैयार करता था। पुलिस ने बताया है कि ये गैंग पिछले 1.5 सालों से एक्टिव है। वही फर्जी मार्कशीट बनाने के लिए गिरोह 80,000 से 2 लाख रुपए तक वसूलता था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बताया कि गैंग के सरगना ने साथियों के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क तैयार किया था। पुलिस को डाउट है कि इस गिरोह के तार अन्य शहरों से भी जुड़े हो सकते हैं। एक नए किस्म का अपराध निकल के आया है। ये फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गैंग था, जो लोगों को फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराता था, बना करके ऑन डिमांड उपलब्ध कराता था। और इसमें गिरोह के 2 सदस्य, जो एक इसका मुख्य साजिशकर्ता है अभिमन्यु गुप्ता और दूसरा इसका साथी है धर्मेंद्र गुप्ता, ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से इनकी निशानदेही पर 66 अदद फर्जी मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्लेन एग्जामिनेशन कॉपी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, चेकबुक और बहुत सारे सामान, सिम कार्ड, मोबाइल आदि बरामद हुए हैं। ये लोग 2 कार्य जिससे ये हमेशा यूज किया करते थे अपने अपराध में, वो भी बरामद हुई है। अब गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। हिमाचल में मानसून इस बार आफत की बारिश लेकर आया है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है, तो बाढ़ और भारी बारिश के चलते 11 दिन के अंदर प्रदेश में 51 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और हिमाचल के मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडी जिले में 10 बार बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं, जिले हैं, जहां पर 4 स्थानों पर अचानक बाढ़ की स्थिति हो गई और भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी घटनाएं सामने आई है। प्रदेश में 30 जून से 1 जुलाई की आधी रात तक मानसून काफी ज्यादा एक्टिव रहा और इस दौरान मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से कई लोग बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह पर फंस गए, जिसमें 287 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मंडी जिले में 233 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं हमीरपुर से 51 और चंबा जिले से 3 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने को राष्ट्रीय आपदा बल की एक टीम करसोग उपमंडल में तैनात की गई, जो वहां राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वहीं दूसरी टीम को गोहर उपमंडल में भेजा गया, जहां आपातकालीन राहत कार्य जारी है। हिमाचल प्रदेश में मानसून को आए अभी केवल 10 दिन हुए हैं, लेकिन 10 दिनों में तबाही का मंजर ऐसा है कि प्रदेशवासियों को 2023 और साल 2024 की तबाही एक बार फिर याद आ रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते 32 घंटे के दौरान ही प्रदेश के 16 जगहों पर बादल फटे हैं और इसके अलावा 4 से ज्यादा जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई है। प्रदेश में आलम यह है कि 32 घंटे के दौरान ही 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और पूरे आंकड़े पर नजर डालें तो पिछले 11 दिनों में लगभग 51 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग अभी भी लापता है। प्रदेश में यह आलम पिछले 11 दिनों से लगातार बना हुआ है। मंडी में सबसे ज्यादा 250 के करीब सड़कें बंद है। पूरे प्रदेश की बात करें तो 400 से ज्यादा सड़कें अभी भी बाधित है। 1500 से ज्यादा जगहों पर बिजली ठप पड़ी हुई है। तो इसके अलावा 171 स्थान ऐसे हैं जहां पर जो जल परियोजनाएं हैं वो बाधित पड़ी हुई है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा
पेयजल की व्यवस्थाएं भी लोगों को नहीं मुहैया हो रही है। लिहाजा प्रदेश में अभी फिर एक बार आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। अभी तक आधिकारिक आंकड़े पर बात करें तो 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दर्ज किया जा चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री इससे कहीं ज्यादा नुकसान होने की बात लगातार कह रहे हैं। प्रदेश में ये तीसरा साल है जब इस तरह की आपदा देखने को मिल रही है। जगह जगह पर अलर्ट और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। देखना होगा कि कुदरत आने वाले दिनों में प्रदेश के लोगों पर मेहरबान होती है या अभी ये जो तबाही का मंजर है ये अभी और देखना होगा। रॉबिन शर्मा, भारत 24, शिमला। और न्यूज़ 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।